Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's session, I'm going to talk about Young Professional Program of Reserve Bank of India. Now see, there are around 12 vacancies we can say. We have 12 vacancies. Okay, let me change the color. Because I think black ज़्यादा हो जाएगा, right? So there are 12 vacancies and yes, different qualifications are there. And देखो ये young professional program में basically क्या होगा कि they have mentioned different eligibility criteria और different educational qualification for different posts, ठीक है? So 12 posts are there, 12 different qualifications are required and I will tell you कि किसमें कौन सा मास्टर्स चाहिए, किसमें क्या सीन है, ठीक है? So इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि पहले अपना देख लो, जो भी मैं आपको पोस्ट बताऊंगी उस पोस्ट में बता रखे कि देखो ये मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ये डिजायरेबल वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इट्स गुड, नहीं तो कोई बात नहीं. सो बेसिकली पहली बात आपको ये चेक करना होगा कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है. दूसरी बात आपको ये देखना है कि डिजायरेबल वर्क एक्स है या नहीं है. देखो डिजायरेबल वर्क एक्स अगर वो डिजायरेबल लिखते हैं, मैंडेटरी नहीं बोला है, यानी कि अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं भी है इट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? तो चांस है कि किसी का सिलेक्शन हो सकता है. नाउ व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा कि आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद वो आपका फॉर्म का सिलेक्शन वो अपने बेसिस पे जो भी उनको लगेगा, जो उनके मन में आएगा, फिर वो उन फॉर्म के बेसिस पे कुछ फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंटरव्यू यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. ठीक है, देखो ये क्या है, इट इज लाइक यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपको क्या होगा, 3 साल का ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मिलता है. इसमें क्या होता है, 3 इयर्स का आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होने वाला है. ठीक है, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 इयर्स. सो 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है एंड 5 साल तक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब देखो इसका फायदा क्या है, बच्चे सोचेंगे अरे सिर्फ 3 साल का ही तो है, बट द थिंग इज कि अगर आपके सीवी में 3 साल का एक्सपीरियंस जुड़ता है एंड दैट टू रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन आपको नहीं लगता कि आपके सीवी में चांद लग जाएंगे, राइट? ऐसे ही बोला जाता है जहां तक मुझे पता है. ठीक है, सो आपके सीवी में चांद लग सकते हैं. एंड हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनका जैसे कि वो प्रिपरेशन कर रहे थे काफी टाइम से, बट ठीक है, तो उनको जब इस प्रोग्राम के बारे में पता लगा तो दे गॉट सिलेक्टेड, अ फ्यू ऑफ देम ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है इसमें, राइट? सो अ फ्यू ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड एंड वन ऑफ द इंडिविजुअल इज राइट नाउ इज वर्किंग इन IFSCA एंड कोई रिजर्व बैंक का जिसका सीवी में लग गया था, तो फिर उनको बाद में बैंक में भी बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, प्राइवेट बैंक में था. ठीक है, सो बेसिकली इट इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट यू कैन ट्राई योर लक. ठीक है, अप्लाई करने में क्या जाता है, लेट्स सी, इंटरव्यू देने में क्या जाता है, एटलीस्ट यू विल हैव सम एक्सपीरियंस, राइट? सो पहली बात मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया कि सिलेक्शन होगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. ठीक है, 3 साल की जॉब होगी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 इयर्स. वेरी गुड, अच्छा जॉब होगी. हाँ, पोजीशन क्या है, मतलब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सो यू हैव टू गो टू मुंबई. ठीक है, मुंबई में ही रहना होगा 3 सालों तक एंड उसके साथ साथ, अच्छा अब बात करते हैं, मुंबई में आपको रहना रहेगा, उसके साथ आपको क्या करना होगा, मुंबई में रहेंगे आप लोग. अच्छा पैसे कितने देगी, है ना? तो स्टाइपेंड भी देंगे आपको मंथली बेसिस पे आपको 1.5 लाख रुपीस का स्टाइपेंड मिलेगा. ठीक है, 1.5 लाख रुपीस का स्टाइपेंड मिलेगा. सो आई थिंक इट इज अ गुड अमाउंट, मंथली बेसिस पे मिलेगा. ठीक है, सो यस, उसके अलावा और आपको कोई फैसिलिटी मिलेगी, बट 1.5 लाख रुपए देंगे आपको, वो मुंबई में रहोगे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, बढ़िया से रह ही सकते हो इतना तो, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 12 पोस्ट जिनके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है. ठीक है एवरीवन, now I'll tell you the eligibility criteria and the last date of receipt of application is 6 जुलाई. so do not wait कि मैं 6 जुलाई को जाके सोच समझ के तब जाके मैं एप्लीकेशन डालूंगी, नहीं. अगर आपको अभी पता लग रहा है तो डू अप्लाई. ओके, तो वेट नहीं करना है 6 जुलाई तक का, उससे पहले ही अप्लाई करेंगे. ओके, अब देख लो कौन कौन से पोस्ट हैं. देखो, एक है साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क के लिए, जॉब एरिया है, पोजीशन 1 है. देन एक है पॉलिसी एनालिटिक्स के लिए, उसके भी पोजीशन 1 है. देन क्लाइमेट चेंज रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस 1. देन उसके बाद क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी 1. देन पेमेंट इकोसिस्टम में भी एक पोजीशन है. देन पॉलिसी एंड रिसर्च इन डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम में भी एक वैकेंसी है. देन पॉलिसी इन रिसर्च DEPR में भी देयर इज 1 वैकेंसी. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 1 वैकेंसी, क्वांटम टेक्नोलॉजी में 1, डेटा एनालिसिस 1, फाइनेंशियल मार्केट्स 1 एंड देन डेटा एनालिटिक्स and policy research 1. So total 12 posts are there, right? Now we'll see the eligibility criteria because obviously 12 posts है ना, different qualification मांगा है. ठीक है, पर हाँ एज लिमिट वाला क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है, मिनिमम एज 21 इयर्स एंड मैक्सिमम कितना 30 इयर्स हो सकता है. ठीक है, एज ऑफ जुलाई 2026. ठीक है, चलो
Now I'll tell you the educational qualification because उसके basis पे काफी बच्चों को पता लगेगा कि whether they are eligible or not. So cyber security and information technology risk का जो job area है, job position है, उसके लिए आपका educational qualification चाहिए, post graduate degree और equivalent professional in cyber security, information security, computer science, information technology, data science, artificial intelligence और related discipline. So related discipline में भी है तो हो सकता है, and इन्होंने बोला desirable work है, अगर आपके पास है ऐसा कुछ आपने काम वाम किया है तो वो तो सोने पे सुहागा, नहीं भी है तो बट इट्स फाइन क्योंकि उन्होंने मैंडेटरी नहीं लिखा है, ठीक है. स्टिल यू गाइस कैन अप्लाई. Then we have different posts, that is cyber security and information technology risk. So sorry, ये तो सेम ही हो गया. Let me see the different thing. डिफरेंट पोस्ट जो है, हाँ, पॉलिसी एनालिटिक्स के लिए देख लेते हैं. सो क्या है ये, पॉलिसी एनालिटिक्स. यस, पॉलिसी एनालिटिक्स के लिए बोलते हैं कि बीई होना चाहिए, बीटेक एमई, बीई बीटेक एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अ मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस. इतना अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली यू गाइस कैन अप्लाई. ओके, नाउ विल सी the other post. I think this is the policy analytics only, right? And सबका job location मुंबई ही है. Then we have climate change risk and sustainable finance. तो इसके लिए डिग्री देख लेते हैं क्या चाहिए आपको, ये essential है. मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस. अब कौन से एरियाज में हो सकता है, क्लाइमेट चेंज स्टडीज में, एनवायरमेंटल साइंस में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में, क्लाइमेट फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज, इकोनॉमिक्स. बेसिकली यहाँ पे तो मास्टर्स डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वैलिड. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई देयर, बट yes, vacancy is one, but still you can try your luck, right? Then we have financial economics, banking and finance, statistics, econometrics, public policy, disaster. So these are the areas. If you have such kind of master's degree or post graduation qualification, then you can apply for climate change risk and sustainable finance post. Okay. Then we have, वेट करेंगे थोड़ा सा, है ना, इतने सारी पोस्ट है, सबका बताना है. क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी. सो क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के लिए क्या है, मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट इन इकोनॉमिक्स. अगर इकोनॉमिक्स में है देन यू कैन अप्लाई हियर आल्सो. देन इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, डेटा साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन्स. ओके, अगेन दे हैव मेंशन कि इट इज जस्ट द डिजायरेबल. सो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है. नहीं चलना है आगे, वेरी गुड. चलो, जस्ट वेट. ठीक है, अब देखो पेमेंट इकोसिस्टम के लिए क्या है, यंग प्रोफेशनल पेमेंट इकोसिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, कॉमर्स, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस. आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, राइट? Then we have policy and research in domestic and cross border payment system. So यहाँ पे education qualification क्या है, post graduate degree in economics, statistics, finance, commerce, public policy, data science और BE, BTech, ME, MTech और chartered accountant. So you guys can, then you guys are eligible अगर आपके पास इनमें से कुछ भी डिग्री है तो, right? यंग प्रोफेशनल पॉलिसी एंड रिसर्च, फिर पॉलिसी एंड रिसर्च है, यहाँ पे है मास्टर्स डिग्री और PhD इन इकोनॉमिक्स ऑफ विच एटलीस्ट वन कोर्स पेपर मस्ट बी इन ईदर. मतलब कोई ना कोई उसमें क्या है, क्या कह रहे हैं ये लोग आपके पास कि कम से कम कोर्स पेपर एक तो होना चाहिए, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स ड्यूरिंग द मास्टर्स प्रोग्राम. तो कह रहे हैं कि कम से कम ये वाला अपना पेपर पढ़ा हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल. ठीक है, देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देख लो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, पब्लिक पॉलिसी, डेटा साइंस रिलेटेड डिसिप्लिन्स, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर आपके पास ऐसा कुछ है देन ऑब्वियसली यू गाइस कैन अप्लाई. ठीक है, वैसे देखो जितना इंपॉर्टेंट था मैं बता चुकी हूँ, बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रही हूँ. क्वांटम टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी में है देन ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल. ठीक है, अब डेटा एनालिसिस में देख लेते हैं. डेटा एनालिसिस में इफ यू हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स विद इकोनोमेट्रिक्स एज अ सब्जेक्ट. ठीक है, एक बार बताना इकोनोमेट्रिक्स कितने कितने ने पढ़ा है, मैंने अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में पढ़ा था. बहुत उस टाइम तो बहुत डर लगता था, बट लकीली हमें एक ऐसे टीचर मिल गए थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे. ठीक है, सो अगर आपके पास है, बट इसमें बोला है कि इकोनोमेट्रिक्स होना चाहिए आपका एक सब्जेक्ट, देन ओनली यू आर एलिजिबल. ओके, डेटा एनालिटिक्स पहले सोचा नहीं था मैंने उस टाइम पे कि इकोनोमेट्रिक्स को इतनी इज्जत मिलती है बाहर. देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स. ओके, देन डेटा एनालिटिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए BE, BTech, ME, MTech और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और डेटा एनालिटिक्स विद नॉलेज ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स, पावर BI etc. सो इफ यू हैव सच काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस देन अगेन यू बिकम एलिजिबल. ठीक है,
कितनी सारी 12 पोस्ट है ना। देखो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रेगुलर इसमें क्या है, देखो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है ये, ओके। एंड टेन्योर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा, 3 साल का हो सकता है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 years, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सीड 5 years, ठीक है। नोटिस पीरियड कितने का है, 3 months का नोटिस पीरियड है। वर्किंग आवर्स एंड लीव जितना जैसे ऑर्गेनाइजेशन में चलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वैसे सेम ही होगा। कुछ आपके अलग से नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आप तो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो आपको ज्यादा अप्लाई जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मंथली रेम्यूनरेशन 1.5 लाख रुपए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, राइट। रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वो लोग आपको नहीं देंगे, यू ऑल हैव टू लाइक मैनेज समहाउ, ठीक है। बस यही सब है इसमें, और तो कुछ है नहीं, मैंने आपको बाकी बता दिया है, ठीक है। क्या करेंगे, application process, interview, and then on the basis of that they are going to select you. Okay, चलिए let's end this session here only. I hope you got all the information because इसमें इतना ही information था, ठीक है। If you find it valuable, then I will suggest that यार अप्लाई करने में क्या जाता है, एक इंटरव्यू देके आने में क्या जाता है ना। अच्छा होगा अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर वो शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, यू विल गेट वन एक्सपीरियंस ऑल्सो, राइट। आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर बनने से, ग्रेड बी ऑफिसर बनने से पहले या ग्रेड ए ऑफिसर बनने से पहले आप ये एक्सपीरियंस ले ही सकते हैं, राइट। सो डू अप्लाई, इट इज गुड फॉर योर करियर एज वेल, बिकॉज जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके सीवी में होगा या 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, देन आपको कहीं पे भी बहुत अच्छी जॉब बहुत अच्छे पे के साथ मिल सकता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखो, सब अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू ऑल।